बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्डन के चैप्टर नंबर 45 की पार्ट 2 की वीडियो स्टार्ट करते हैं डीकम्प्रेशन ऑफ द डाइवर से। जाहिर सी बात है, जब कोई डाइवर सी की डेप्थ में है, उसके इर्द गिर्द प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वो हाई प्रेशर एयर के अंदर ही ब्रीथ कर रहा होता है। एज अ रिजल्ट उसकी लंग्स के अंदर एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसको मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूँ। ये डायग्राम देखिएगा, जिसमें ये आपके पास लंग्स है और ये आपके पास बॉडी टिश्यू है। नॉर्मली बॉडी टिश्यू के अंदर नाइट्रोजन जो है बहुत थोड़ी होती है। ठीक है, अब जब बंदा डेप्थ में गया हुआ है तो उसकी लंग्स के अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत इंक्रीज कर गया। अब जब लंग्स के अंदर इतना ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रेशर होगा तो ये नाइट्रोजन ब्लड के अंदर भी आना शुरू हो जाएगी, ब्लड में भी नाइट्रोजन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। जब यही ज़्यादा नाइट्रोजन मतलब ब्लड आपके बॉडी टिश्यूज़ के अंदर आएगा तो बॉडी टिश्यूज़ के अंदर भी वो नाइट्रोजन आना शुरू हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी टिश्यू के अंदर भी नाइट्रोजन इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी और कुछ घंटों बाद ऐसा वक्त आएगा कि बॉडी टिश्यू के अंदर भी नाइट्रोजन हाई हो गई है। अब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा कि जिस तरह लंग्स में हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन है, इसी तरह से बॉडी टिश्यू के अंदर भी नाइट्रोजन ढेरों ढेर हो गई है। समझ आ गई? अब नाइट्रोजन बॉडी टिश्यू में भी ज़्यादा है, लंग्स में भी ज़्यादा है। ये बंदा मोहतरम जो है वो सी की डेप्थ से बाहर आ गया, वापस निकल आया। जब ये वापस निकलेगा तो इसकी लंग्स के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दोबारा नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि वापस निकल आया, वो नॉर्मल एयर में सांस ले रहा है, तो लंग्स के अंदर नाइट्रोजन जो है वो दोबारा आपके पास नॉर्मल हो गई। लेकिन बॉडी टिश्यू में तो नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा है ना अभी। तो अब क्या होगा कि अब ब्लड से नाइट्रोजन जो है वो बॉडी टिश्यू को लेगी, सॉरी ब्लड जो है वो नाइट्रोजन को बॉडी टिश्यू से लेगा और लंग्स के थ्रू निकालना शुरू कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता बॉडी टिश्यू के अंदर नाइट्रोजन कम होना शुरू हो जाएगी और कई घंटों बाद बॉडी टिश्यू में भी नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। ठीक, तो ये सिंपल सी चीज़ याद आएगा, समझ में आ गई। अच्छा, अब एक बात है कि जब हम नॉर्मल लेवल पे आते हैं और हमारे बॉडी टिश्यू में से नाइट्रोजन निकलना शुरू होती है, तो इस निकलने के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। तो देखिएगा, रिमूवल ऑफन टेक्स आवर्स टू अकर and is the source of multiple problems collectively called decompression sickness। राइट हो गया। फिर आगे बताते हैं कि नॉर्मल लेवल पे, सी लेवल पे हमारी पूरी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 लीटर नाइट्रोजन होती है। और जारी बात है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन की तरह कोई यूज़ तो होना नहीं हमारी बॉडी के अंदर, किसी रिएक्शन वगैरह में यूज़ तो होगी नहीं, तो ये डिजॉल्व फॉर्म में होती है। इस 1 लीटर में तो समझ लें आधी से थोड़ी सी कम हमारी बॉडी के वाटर्स में डिजॉल्व होती है और बाकी जो रह गई आधी से थोड़ी सी ज़्यादा वो हमारी बॉडी के फैट में डिजॉल्व होती है, क्योंकि जो बॉडी का फैट है दैट इज़ वेरी मच सॉल्युबल फॉर नाइट्रोजन। ठीक हो गया। अब सी लेवल पे 1 लीटर होता है। जिस तरह हम समुद्र की गहराई में जाते रहेंगे हमारी बॉडी के अंदर टोटल नाइट्रोजन इंक्रीज करती जाएगी। जिस तरह वो बता रहे हैं कि 33 फीट की डेप्थ में जाएंगे तो 2 लीटर नाइट्रोजन हो जाएगी। इसी तरह अगर हम 300 फीट की डेप्थ पर चले गए तो हमारी टोटल बॉडी के अंदर कितनी नाइट्रोजन हो जाएगी? 10 लीटर्स नाइट्रोजन हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैंने बताई थी कि बॉडी टिश्यू के अंदर नाइट्रोजन को फुल भरने में या फुल इंक्रीज करने में कई घंटे लगते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन को बॉडी टिश्यू में से टोटली निकलने में भी कई घंटे लगते हैं। अब इसकी क्या वजह है? देखो, जो बॉडी का वाटर है ना वो तो चलो बड़ी जल्दी सैचुरेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे अब देखो, जितनी भी नाइट्रोजन बॉडी के अंदर आनी है उसमें से हम एग्जांपल देते हैं कि ऑलमोस्ट 45% वाटर में जानी है और 55% जो है वो बॉडी के फैट में जानी है। 45% बॉडी के वाटर में, 55% बॉडी के फैट में। ये जो 45% बॉडी के वाटर में है ना, ये तो समझो 1 घंटे से भी कम में आ जाएगी बॉडी के अंदर। लेकिन ये जो फैट में जानी है ना, इसको कई घंटे लग जाते हैं इतनी सारी नाइट्रोजन को फैट में जाने के लिए, क्योंकि वैसे भी आपको पता है जो फैट्स होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई बहुत थोड़ी होती है। थोड़ा थोड़ा ब्लड गुजरता है तो हल्की हल्की नाइट्रोजन बढ़ती रहती है, करते करते आखिरकार इतनी होती है। तो ये वजह है कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर, बॉडी टिश्यूज़ हैं उसके अंदर नाइट्रोजन को सैचुरेट होने में या इक्विलिब्रियम में आने में कई घंटे लगते हैं और इसी तरह निकलने में कई घंटे लगते हैं। तो अगर कोई बंदा डाइव कर रहा है और वो डेप्थ में चंद मिनट के लिए चला गया है तो ऐसी कोई डेंजरस बात नहीं है, क्योंकि चंद मिनट में उसकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन में फुल होना ही नहीं है, इक्विलिब्रियम में आना ही नहीं है। राइट हो गया जी। नेक्स्ट आते हैं हम डीकम्प्रेशन सिकनेस की तरफ। वो जो हमने कहा था ना कि नाइट्रोजन को निकलने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है जिनको हम डीकम्प्रेशन सिकनेस कहते हैं। तो डीकम्प्रेशन सिकनेस को देखते हैं। इसको हम बेंड्स भी कहते हैं, कंप्रेस्ड एयर सिकनेस भी कहते हैं, केजर डिजीज भी कहते हैं, डाइवर्स पैरालिसिस भी कहते हैं, डिस्बैरिज्म भी कहते हैं। नाम बहुत है इसके। तो ये देखो, सॉरी मैं दिखा नहीं पाया, ये नाम लिखे हुए थे, बोली जाए तो दिखा नहीं जाता है। लो जी, होता ये है कि जब बंदा समुद्र की डेप्थ में गया होता है तो हमने पढ़ा है कि उसकी लंग्स के अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है और आहिस्ता आहिस्ता बॉडी टिश्यू के अंदर भी नाइट्रोजन बढ़ना शुरू होती है और काफ़ी घंटों बाद बॉडी टिश्यू के अंदर भी ढेर सारी नाइट्रोजन आ जाती है। ठीक है,
आगे मैं थोड़ा सा समझाने वाली चीज़ ना आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाता हूँ। अच्छा जी, एग्जाम्पल पहले आपने समझनी है। इसमें कंसिडर कीजिएगा ये कोई कंटेनर्स है और उसके अंदर ये एक शॉपर है, कोई प्लास्टिक का शॉपिंग बैग होता है ना, ये शॉपर है। शॉपर की जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी सी है, जिसकी वजह से इस ओपनिंग में से गैस बड़ा स्लोली गुजरती है। क्या तो समझ में आ गई? फिर आप देखें गैस का प्रेशर कंटेनर में भी उतना ही है और शॉपर में भी ऑलमोस्ट उतना ही है। अब हमने अचानक कंटेनर के अंदर और गैस डाली, इसकी वजह से कंटेनर के अंदर गैस का प्रेशर ज़्यादा हो गया। ये समझे, यहाँ से मैंने गैस डाली जिसकी वजह से कंटेनर के अंदर गैस ज़्यादा हो गई। जब कंटेनर के अंदर गैस ज़्यादा है और इसके अंदर गैस थोड़ी है तो क्या होगा, गैस आहिस्ता आहिस्ता इस नोज़ल में से शॉपर के अंदर जाना शुरू हो जाएगी। ठीक, शॉपर के अंदर भी गैस का प्रेशर इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा और एक वक्त आएगा कि शॉपर के अंदर भी गैस का उतना ही प्रेशर होगा जितना बाहर था। अब इस वक्त अगर देखा जाए इस शॉपर की वॉल्स पे अंदर से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ठीक है, लेकिन बाहर से भी बहुत गैस है, इसलिए बाहर से भी काफ़ी प्रेशर लग रहा है, यानी यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है, यहाँ से भी प्रेशर लग रहा है। तो ये शॉपर अपनी शेप मेंटेन किए हुए है, ये उसी तरह का मौजूद है। समझ में आ रही है बात? अब हमने किया क्या कि अचानक बाहर प्रेशर दोबारा डिक्रीज़ कर दिया, जो पहले नॉर्मल था ना, लो जी बाहर हमने दोबारा प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया। अब क्या होगा, इस शॉपर के अंदर की जो गैस है वो शॉपर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी, वो गैस बेकाबू हो जाएगी, क्योंकि नोज़ल से तो फ़ौरन वो निकल नहीं सकती, यहाँ से तो बड़ी स्लो निकलना है उसने। ठीक है, तो रिजल्टेंटली ये गैस इतनी बेताब हो जाएगी, क्योंकि इर्द गिर्द बाई प्रेशर बहुत छोड़ा है, तो गैस इतनी बेताब हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, जो शॉपर है उसकी वॉल के अंदर की साइड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है और बाहरी साइड से उसको बहुत थोड़ा प्रेशर फेस करना पड़ रहा है, तो अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर का सामना करना पड़ रहा है उस शॉपिंग बैग की वॉल्स को। तो ये इस शॉपर की सरफेस के ऊपर बबल्स बनाना शुरू कर देगी, यूँ ऐसे शॉपर को फैलाना शुरू कर देगी। शॉपर की दीवार पर कहेगी खुलो यार, बाहर कुछ भी नहीं है, अंदर इतना प्रेशर। समझ रहे हैं बात को? ठीक होगी बात? अब कुछ इसी तरह का फिनोमेना होता है हमारी बॉडी के अंदर। वो क्या होता है कि जब इंसान के बॉडी टिश्यू के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा डाली हुई है हमने, क्योंकि डीप सी में था, इर्द गिर्द भी प्रेशर बहुत था, बॉडी के अंदर भी नाइट्रोजन का प्रेशर बहुत है। ये बंदा जब अचानक से सी की सरफेस पे आएगा, यानी सी लेवल पे आएगा, तो उसके इर्द गिर्द का प्रेशर कर जाएगा डिक्रीज, हालांकि उसके बॉडी टिश्यू के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है नाइट्रोजन का। तो जो नाइट्रोजन उसके बॉडी टिश्यू के अंदर है वो फिर बॉडी के अंदर ही बबल्स बनाना शुरू कर देगी, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रासेलुलर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। वो नाइट्रोजन कई जगह पे होगा कि वो लीक करके ब्लड के अंदर चली, ब्लड में बबल बन गया, या इस तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अब इर्द गिर्द बॉडी को प्रेशर मिल रहा है कम, जबकि अंदर बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा प्रेशर में मौजूद है। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी बनती है कि बबल्स से बनना शुरू हो जाती है। तो यही हम गट में देखते हैं। अब उन बबल्स की वजह से बॉडी के अंदर मुख्तलिफ डैमेजेस होना शुरू हो जाएंगे, मुख्तलिफ खराबियाँ आना शुरू हो जाएंगी, और इस फिनोमेना को हम कहते हैं डीकम्प्रेशन सिकनेस। समझ में आ गई बात? ये आगे भी उन्होंने सारा ये बबल एक्सप्लेन किया है कि बबल्स किस तरह से बनते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि हो सकता है कि बबल्स फौरी तौर पे ना बने, थोड़ी देर बाद बने। उसकी क्या वजह है कि हो सकता है जो नाइट्रोजन गैस है वो कुछ देर के लिए बॉडी टिश्यू के अंदर सुकून से बैठी रहे, कुछ देर के लिए वो ना बबल्स फॉर्म करे, थोड़ी देर बाद जाकर उसको होश आए। तो यही बता रहे हैं, समटाइम्स द गैस कैन रिमेन डिजॉल्व्ड इन द सुपर सैचुरेटेड स्टेट फॉर आवर्स बिफोर बबलिंग, कि वो अच्छी डिजॉल्व रहती है और थोड़ी देर बाद बबलिंग कॉज करती है, ऐसा ज़रूर होता है। अच्छा, अब ये जो डीकम्प्रेशन सिकनेस है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजह से इश्यूज़ क्या आना शुरू होंगे? यार, बबल्स की वजह से कुछ ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो सकती हैं, और ब्लड वेसल्स ब्लॉक होंगी तो टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, टिश्यू इस्कीमिया होना शुरू हो जाएगा, समटाइम्स टिश्यू डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और इसी तरह से फिर जॉइंट्स की पेन्स, मसल्स की पेन्स, लेग्स में, आर्म्स में, मुख्तलिफ तरह के इस तरह के इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। इंसान का जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर भी वो बता रहे हैं सिस्टम ये सिम्टम्स अगर हो सकते हैं, कुछ लोगों में पैरालिसिस वगैरह हो सकता है, कुछ लोगों में। तो ये वो मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं जो इन बबल्स की वजह से बॉडी के अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगे। इसका हल ये है कि बजाय इसके कि बंदा सी की डेप्थ से अचानक सी के लेवल पे आए, उसे को आराम आराम से ऊपर आए, थोड़ा सा ऊपर आएगा, इर्द गिर्द प्रेशर थोड़ा सा डिक्रीज़ करेगा, आहिस्ता आहिस्ता बॉडी टिश्यू से नाइट्रोजन अपने प्रॉपर पाथवे के थ्रू, जिस तरह शॉपर में नोजल थी ना, तो नोजल से थोड़ी सी निकल जाएगी, फिर थोड़ा और ऊपर आ जाए, थोड़ी और निकल जाएगी, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कई घंटों में ऊपर आए, तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के इर्द गिर्द से प्रेशर कम होगा और इतने टाइम में आहिस्ता आहिस्ता बॉडी टिश्यू के अंदर से नाइट्रोजन निकलती जाएगी। तो अमेरिकन नेवी ने कुछ फार्मूला बनाया है अपने बंदों को समझाने के लिए कि देखो, अगर तुम 190 फीट की डेप्थ में गए हुए हो तो आप
10 मिनट्स रो 50 फीट की डेप्थ में, फिर ऊपर आओ 17 मिनट्स रो 40 फीट की डेप्थ में, 19 मिनट्स करते 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 तकरीबन 3 घंटे में आपने ऊपर तक आना है। फिर आपको ये वाले जो इश्यूज थे, जो बबलिंग वाले इश्यूज थे, ये इश्यूज इंशाल्लाह नहीं होंगे। या एक और हल भी है कि अगर बंदा ऊपर आ ही गया है तो बजाय इसके उसको एटमॉस्फेयर में रखो, लो प्रेशर में, हम उसको एक टैंक में डालते हैं या एक टैंक के अंदर उस बंदे को डाल देते हैं और उस टैंक के अंदर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं ताकि उसके इर्द गिर्द प्रेशर इंक्रीज ही रहे। बबलिंग तब होती है ना कि इर्द गिर्द प्रेशर अचानक डिक्रीज हो जाए या बंदा अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आ जाए। तो दो हल है, एक ये कि वो बंदा ऊपर आए ही स्लो, और दूसरा ये कि वो ऊपर आ जाए तो उसको एक टैंक में डाल के उस टैंक के अंदर प्रेशर हम ढेर सारा रखें ताकि बबलिंग ना हो और आहिस्ता आहिस्ता उस प्रेशर को डिक्रीज करें, आहिस्ता आहिस्ता उस प्रेशर को डिक्रीज करें। समझ में आ गई आपको कि क्या हाल है हमारे पास। आगे देखते हैं जी, सैचुरेशन डाइविंग एंड यूज ऑफ हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर इन डीप डाइव्स। बात यह है कि हम डीप डाइव्स के अंदर जो सिलेंडर के अंदर चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो अब हम हीलियम ऑक्सीजन मिक्सचर को यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, हीलियम के ना काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं। जो हम नाइट्रोजन के बजाय हीलियम को यूज़ करते हैं ना, देखो एक फ़ायदा तो ये है कि नाइट्रोजन के जो नारकोटिक इफेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हीलियम के 1/5 इफेक्ट्स हैं, यानी काफ़ी कम इफेक्ट्स हैं हीलियम के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, हीलियम का जो वॉल्यूम है वो आधा होता है कोई। अगर आपने जितनी आपने नाइट्रोजन डालनी है उतनी ही अगर आप हीलियम डालेंगे तो स्पेस बहुत कम लेती है, तो इसलिए भी हीलियम हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहती है और ये डीकम्प्रेशन सिकनेस वगैरह कम होगी। जाहिर वजह से वॉल्यूम कम है तो वो उस तरह से प्रेशर भी कम डालेगी, तो चलो अच्छी बात है, सुकून वाली बात है। और इस तरह हीलियम लो डेंसिटी की होती है। तो ये कुछ हमने एडवांटेजेस बताए हुए हैं कि हम ऑक्सीजन के साथ हीलियम क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ नाइट्रोजन। जब ज़्यादा डीप डाइव्स होती हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन के बजाय हीलियम को यूज़ करते हैं। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ तो थी नहीं, बड़ी सिंपल सी चीज़ थी। फिर वो कह रहे हैं कि आखिरी इस पैराग्राफ में वो बता रहे हैं कि जब ज़्यादा ही डीप डाइव्स हो जाए ना तो उनके अंदर हमें ऑक्सीजन की भी कंसंट्रेशन कम रखनी पड़ती है कि जब बहुत डीप डाइव हो जाए तो जाहिर बात है फिर एयर का प्रेशर इंक्रीज़ करना पड़ता है तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी ना हो जाए हमारे पास। तो इवन 1% ऑक्सीजन रखनी पड़ती है, सिर्फ 1% ऑक्सीजन होती है और बाकी सारी हीलियम ही हीलियम होती है, क्योंकि अगर हमने ऑक्सीजन ज़्यादा कर दी तो उससे ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी भी हो जाती है। तो वो बता रहे हैं कि डीप डाइव्स में बेहतरीन चीज़ क्या है, नाइट्रोजन की जगह हीलियम और ऑक्सीजन की ओवरऑल जो रेशियो है वो कम रखना ताकि नाइट्रोजन से होने वाला नुकसान भी ना हो और ऑक्सीजन से होने वाला नुकसान भी ना हो। सिंपल चीज़ थी। आगे जी, स्कूबा डाइविंग में क्या होता है जनाबी वाली। पहले तो ये सारा कुछ इंसान शुरू में किया करता था कि वो पानी के अंदर चला गया, एक पाइप रखा मुंह में और वो पाइप ऊपर से निकल रहा है और इस तरह सांस लिया करता था या वहाँ से उसको प्रेशर। स्कूबा डाइविंग में हमने एक ऐसा अपरेटस बनाया जो बंदा लेके खुद ही समुद्र में चला जाए, अब वो इंडिपेंडेंट है, उसका ऊपर से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अपनी जो शिप है या जो भी जहाँ से भी वो निकला है वहाँ उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। स्कूबा डाइविंग में होता क्या है, पहले तो उसके पार्ट समझे इसमें क्या क्या कुछ होता है। एक तो इसमें एक या एक से ज़्यादा टैंक्स होते हैं, ये जो आप देखते हैं ना ये टैंक से होते हैं, ये होते हैं। नंबर 2, रिड्यूसिंग वाल्व होता है। रिड्यूसिंग वाल्व का क्या फंक्शन है, मकसद क्या है, देखो टैंक के अंदर तो बहुत हाई प्रेशर ऑफ गैस मौजूद है ना, ठीक है। अगर बंदे ने अभी ज़्यादा डीप नहीं गया, उसको इतना हाई प्रेशर नहीं चाहिए, तो ये एक ऐसा वाल्व लगा हुआ होता है जो प्रेशर को कम करके बंदे को देता है। समझ रहे बात को। टैंक के अंदर हमने बहुत हाई प्रेशर में एयर रखी हुई है, लेकिन बंदे को इतना हाई प्रेशर देंगे तो उसकी तो लंग्स फटफटाना ना जाए, तो बंदे को हम नॉर्मल प्रेशर ही देते हैं। और वो किस तरह से, रिड्यूसिंग वाल्व की मदद से। रिड्यूसिंग वाल्व के अलावा और हमारे पास डिमांड वाल्व होता है, उसके फंक्शन को भी हम देखते हैं। और चौथी चीज़, एक मास्क और एक ट्यूब सिस्टम होता है। तो 4 चीज़ें कौन कौन सी होगी, नंबर 1 टैंक्स, नंबर 2 रिड्यूसिंग वाल्व, नंबर 3 डिमांड वाल्व और नंबर 4 ये जो बूथे पर लगाने वाला मास्क है और ये जो पाइप है ये। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं, ये किस किस तरह से काम करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये आगे इस पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। पहले फंक्शनिंग देखें तो देखो जी, पहले तो ये सिलेंडर्स हैं, उनके अंदर बहुत हाई प्रेशर के अंदर आपने एयर रखी हुई है। फिर आता है रिड्यूसिंग वाल्व। अब इसको मैं दोबारा रिपीट करूँ इसका फंक्शन। मिसाल के तौर पर सिलेंडर के अंदर आपके पास गैस है जिसका प्रेशर है 100 ATM, ठीक है। अब इतने ज़्यादा प्रेशर वाली गैस तो बंदे को नहीं दी जा सकती ना डायरेक्टली, तो ये रिड्यूसिंग वाल्व होता है जो कि उसके प्रेशर को कम करता है। मिसाल के तौर पर अगर बंदे को 2 ATM चाहिए तो ये 100 ATM के प्रेशर को जो पाइप में भेजता है, तो पाइप में थोड़ा प्रेशर भेजता है, 2 ATM भेजता है, ठीक हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आता है आपके पास डिमांड वाल्व। इसका ये काम है कि अगर बंदे थोड़ा सा भी उसको इनहेल करने की कोशिश करता है तो ये उसको खोले और यहाँ से गैस को आने दे, पहला काम। और दूसरी चीज़, जितनी गैस चाहिए बस उतनी ही आने दे।
ऐसा ना हो कि बंदा इनहेल करने लगे और यहाँ से ज़्यादा सारी गैस आती रही तो वो तो गैस ज़ाया होना शुरू हो जाएगी ना। तो ये भी काम होता है डिमांड वाल्व का। और जो चौथी चीज़ थी आपका ये मास्क और पाइप, उसका तो बस कोई ऐसा जो फंक्शन है वो ऑब्वियस ही है। अच्छा जी, अब इसका एक और चीज़ इसकी में देखिएगा, जो गैस इंसान मतलब एक्सहेल करता है ना, वो निकल गई बाहर पानी के अंदर, समुद्र में निकल गई। जब वो इनहेल करता है तो ये सिलेंडर से एयर आती है, और जब वो एक्सहेल करता है तो एयर निकल जाती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता सिलेंडर की एयर कम होती जाएगी, हम यूज़ करते जाएंगे। तो डिसएडवांटेज ये है कि स्कूबा डाइविंग में हम ज़्यादा देर पानी की डेप्थ में नहीं रहते, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये गैस ख़त्म होना शुरू होती है। और एडवांटेज ये है कि बंदा आराम से बगैर मतलब इंडिपेंडेंटली पानी के अंदर चला जाता है। तो ये आपने इसकी फंक्शनिंग भी देख लिया, स्कूबा डाइविंग को आपने कम्प्लीटली देख लिया। आगे आते हैं हम स्पेशल फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन सबमरीन्स। अच्छा जी, अब सबमरीन के अंदर से अगर किसी बंदे ने निकलना है और निकल कर वापस ऊपर आना है तो उसका क्या हल है? अगर तो 300 फीट तक उसकी डेप्थ है तो फिर तो बगैर सिलेंडर के वो आ सकता है, ये अपना सांस को रोकता है और वो आ सकता है। लेकिन अगर डेप्थ ज़्यादा है, 600 फीट है या उससे ज़्यादा है, तो फिर हमें उसको प्रॉपर डिवाइसेस देनी पड़े जिनके अंदर वो ब्रीथ कर सके, जिनके अंदर हीलियम वगैरह भी हो, और वो सारा कुछ प्रोसीजर है। अच्छा, एक ना मसला भी है, वो ये है कि बंदे के जो लंग्स हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है गैस का, ठीक। अब वो सबमरीन से बाहर आ गया, ऊपर आना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता उसके सराउंडिंग का प्रेशर कम होता गया, वो सी लेवल पे आ गया। तो जो उसकी लंग्स हैं उनके अंदर तो गैस बहुत ज़्यादा प्रेशर में मौजूद थी, तो वो जो ज़्यादा प्रेशर ऑफ गैस है, जिस तरह पहले नाइट्रोजन ज़्यादा प्रेशर पे थी और हम ऊपर आते तो वो बबल्स बन गए थे ना, तो ये लंग्स में इशूज़ आना शुरू हो जाएंगे। लंग्स एक्सपैंड कर सकती हैं, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स को दबोच सकती हैं, रप्चर कर सकती हैं, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के इशूज़ आ सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि बंदे को ट्रेनिंग दी जाए कि जब वो सबमरीन से ऊपर आए तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लंग से भी एयर को एक्सहेल करता रहे, ताकि उसकी लंग्स के अंदर एक्सेसिव प्रेशर ना रहे। ठीक हो गया। आगे आ जाते हैं हेल्थ प्रॉब्लम इन सबमरीन इंटरनल एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है कि अब जैसे मिसाल के तौर पे अगर एटॉमिक सबमरीन होगी तो उसके अंदर सारी बात है रेडिएशन वगैरह बहुत होंगी, तो बंदों के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं, रेडिएशन हैजर्ड्स है बंदों के लिए। इसी तरह से अगर सबमरीन के अंदर स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह प्रोड्यूस होगी, हो सकता है इतनी कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो जाए कि बंदों के लिए नुकसानदेह हो जाए। फिर इसी तरह से अगर कोई रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, कोई आपने फ्रिज वगैरह रखा हुआ है सबमरीन में, तो उसकी अगर फ्री ऑन गैस लीक हो गई तो वो फ्री ऑन गैस पे जमा होकर टॉक्सिक हो सकती है। वैसे बंदा पूछेगा यार इतने उल्टे काम करने क्यों है, सबमरीन में आप सिगरेट पी रहे हो, कभी आप फ्रिज रख रहे हो। बहरहाल ये उन्होंने बता दिया कि मुख्तलिफ इशू हो सकते हैं। ठीक है, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का आता है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी। हाइपरबैरिक का मतलब है हाई प्रेशर। ठीक, शुरू में तो हमने पढ़ा था कि जी ऑक्सीजन का जो हाई प्रेशर है बंदे के लिए बड़ा नुकसानदेह होता है। ये देखे ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो जाती है ये वो, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स वगैरह बनते हैं। तो वो कह रहे हैं नुकसानदेह तो चलो होता ही होता है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स हैं ये कुछ केसेस में हमारे लिए फ़ायदेमंद भी साबित हो सकते हैं। इसलिए हम ऐसे टैंक्स बनाए हुए हैं जो कुछ चीज़ों की ट्रीटमेंट के लिए हम हाई प्रेशर ऑक्सीजन देते हैं बंदे को, और थोड़ा बहुत है ना मसला हल हो जाता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये गैस गैंग्रीन को मसला हल करने के लिए ये बैक्टीरिया होता है, क्लोस्ट्रीडियल ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इसको मारने के लिए ये जो हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं ना हम, तो इस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, तो बड़ा फ़ायदेमंद है। इसी तरह वैसे मेरा ख्याल है वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है, आप हाई प्रेशर ऑक्सीजन दो तो आहिस्ता आहिस्ता कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी। तो ये उन्होंने बताया है कि हाइपरबैरिक ऑक्सीजन को हम कुछ चीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और इतना आसान सा ये चैप्टर था और ये चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।